अगली सुबह जब आर्या की आंख खुली तो उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ। वो अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। वो अपने सर को दबाते हुए बोली, यार ये ड्रग्स भी किस कमीने ने बनाई होगी, वो भी इतने तरह की, जरूरत क्या थी। कहते हुए आर्या अलसाई आंखों से बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ पूरे माहेश्वरी मेंशन में अफरा तफरी मची हुई थी। उमित जी अपने पापा से परेशान होकर बोले, पापा ये सब कैसे ठीक होगा, हमारे बच्चे ने इसके लिए कितनी मेहनत की थी, वो ये सब अकेले कैसे संभालेगा। अमूल्य जी भी परेशानी से बोले, जिसने भी ये सब किया है ना उसे हम छोड़ेंगे नहीं। श्री किचन से चाय लेकर उन सभी के सामने रखते हुए बोली, मेरा शिवाय कैसे संभालेगा ये सब। हमने तो पहले ही उसे माहेश्वरी एंटरप्राइजेस का प्रेसिडेंट बनने के लिए कहा था, लेकिन उसे ही अपना सपना पूरा करना था। अगर अभी वो प्रेसिडेंट होता तो किसी की भी उसके साथ ये करने की हिम्मत नहीं होती। अमित जी अपने बेटे की साइड लेते हुए बोले, आप भी ना श्री, हमारे बेटे को भी अपने सपने पूरे करने का हक है। उसने कोई गलती नहीं की अपना करियर चुनकर, बल्कि हमें तो गर्व है कि शिवाय ने बिना किसी सिफारिश के अपना नाम बनाया है। श्री मुंह बनाते अपने आप से बोले, हाँ तभी तो अभी तक जिंदा है, वरना कब का मैं उसे ऊपर पहुंचा चुकी होती। कुछ कहा आपने? श्री अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, नहीं हमने कहा कुछ कहा। तभी खिड़की का कांच तोड़ते हुए एक पत्थर बाहर से सीधा आकर टेबल पर रखी चाय की प्याली में गिरा और उस प्याली की चाय सभी के कपड़ों पर छिड़क गई। वो तो अच्छा था कि श्री जी कामचोर थी, इसलिए उनकी चाय ठंडी थी, वरना अभी तक तो सभी दर्द से चिल्ला रहे होते। अमित जी जल्दी से अमूल्य से बोले, पापा आपको यहाँ और नहीं रुकना चाहिए, चलिए यहाँ से। अमूल्य जी अपने बेटे को रोकते हुए बोले, अभी नहीं अमित, पहले अपने नवाब के हाल तो जान लूं। श्री ने खिड़की के बाहर देखा तो वहाँ कई सारे लोग शिवाय के खिलाफ नारे लगा रहे थे। श्री उन लोगों को देखकर खुशी से बोले, आज तो शिवाय गया। क्या क्या कहा आपने? अमित जी बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं। श्री अपनी सफाई देते हुए बोली। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। सभी ने उस तरफ देखा तो वहाँ शिवाय अपना कपड़ा झाड़ रहा था। उसे देखकर श्री तुरंत आंखें नम किए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, शिवाय बेटा ये सब क्या तुमने पता किया कि ये सब किसने किया? शिवाय अपनी माँ को शांत करते हुए बोला, मॉम कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अभी आप लोगों को यहाँ से जाना होगा, बाहर करण आप सभी का इंतजार कर रहा है। श्री नाटक करते हुए बोली, नहीं शिवाय हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। अमित श्री के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, श्री आप ठीक कह रही हैं, हमें अपने बेटे को इतनी बड़ी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी बात सुनकर श्री उन्हें घूरते हुए मन में बोली, अरे चलो ना अमित, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम तो मेरी हर बात मान जाते हो। मुझे यहाँ अब नहीं रहना, मैं पक गई हूँ यहाँ रहते रहते। आज कुछ ऐसा होगा कि इस घर को शायद हम दोबारा ना देख पाए। नहीं पापा आप सभी जाइए, मैं शिवू को लेकर आता हूँ, यहाँ से जाइए। शिवाय की आवाज से श्री जी अपने ख्यालों से बाहर आए। अमित जी बेबस नजरों से शिवाय को देखने लगे। शिवाय ने अपनी पलकें झपकाकर उन्हें आश्वासन दिया। अमूल्य जी शिवाय से बोले, अगर मेरे शिवांश को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शिवाय मुस्कुराते हुए बोला, जी दादू आपके शिवाय और शिवांश दोनों को कुछ नहीं होगा। शिवाय अपने परिवार को मेंशन के सीक्रेट डोर से बाहर भेजकर शिवांश के रूम में गया, पर वो वहाँ नहीं था। शिवांश को वहाँ ना पाकर शिवाय को डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त जा कहाँ सकता था। तभी उसके कानों में शिवाय की प्यारी मगर डरी हुई आवाज आई। शिवांश बोला, मम्मा मुझे नहीं जाना, आप ऐसा मत करो ना मम्मा, प्लीज मुझे नहीं जाना, शिवू को नहीं जाना। शिवाय की मुट्ठी कस गई। वो गुस्से से उस तरफ बढ़ते हुए बोला, इस लड़की को भी चैन नहीं है ना, इतना सब करने के बाद भी मेरे बेटे को परेशान कर रही है। मेरे साथ जो किया वो काफी नहीं था क्या? इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। शिवाय आवाज का पीछा करते हुए गेस्ट रूम में पहुंच गया। उसने बिना देखे सीधा जाकर जमीन पर झुकी आर्या को किसी कागज के टुकड़े की तरह खड़ा किया और गुस्से से बोला, तुम्हें मना किया था ना शिवू को परेशान करने के लिए, अब तुम देखना कि तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम्हें तो मैं। कहते हुए उसकी नजर सामने खिड़की पर एक पतली रस्सी पर बंधे शिवांश पर गई, जिसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो रखा था। शिवाय ने तुरंत आर्या को छोड़ शिवांश को पकड़ लिया। वो उसके आंसू पोंछते हुए बोला, शिवू पापा आ गए हैं ना, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करो, इस लड़की को इसके किए की बहुत बुरी सजा मिलेगी। शिवाय आर्या की तरफ मुड़ा, जो अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही खड़ी थी। उसकी आंखों में इस वक्त बेहद गुस्सा था, जो उसने अब तक किसी तरह छिपा रखा था, और आर्या को देखकर वो गुस्सा वापस उसकी आंखों में उतर आया था। पर फिर शिवाय ने अपनी नजरें आर्या पर से हटा ली। वो अपने बेटे के सामने इस औरत से बात नहीं करना चाहता था। तभी उसके कानों में एक धीमी सी टू टू की आवाज आई। शिवाय को पता था कि ये आवाज किस चीज की है। उसके कान खड़े हो गए और आंखें भी हैरानी से फैल गई। शिवांश रोते हुए अपने पापा पर गुस्सा करते हुए बोला, पापा आप मम्मा को क्यों डांट रहे हैं? वो तो शिवू को बचा रही थी, शिवू ही मम्मा को छोड़कर नहीं जा रहा था। आर्या उन दोनों को डांटते हुए बोली, चुप रहोगे तुम दोनों। दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, एक सुनता है पर मानता नहीं, और दूसरे को तो अपनी ही जलानी होती है। अब चुपचाप शिवांश नीचे जाओ, वो भी जैसे मैंने कहा है वैसे ही। शिवाय ने शिवांश की ओर देखा, फिर खिड़की से नीचे। वो अभी तीसरे फ्लोर पर थे। अगर यहाँ से वो लोग गिरे तो सबको अपने हाथ पैर से हाथ धोना पड़ सकता था। शिवाय ने शिवांश को अपनी बाहों में कसते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? हम तीसरे फ्लोर पर हैं। अगर गलती से भी तुम्हारी ये रस्सी टूटी ना तो शिवांश सीधा नीचे गिर जाएगा। आर्या को अब गुस्सा आने लगा था। उसने कितना दिमाग लगाया था, पर अब सब खराब होने को आया था। आर्या गुस्से से बोली, ओह रियली? तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का इससे बेहतर कोई और आइडिया है तो बताओ ना, या फिर बस बेवकूफों की तरह यहाँ चले आए हो? शिवाय गुस्से से बोला, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम मेरे हॉस्पिटल की वो नकली वीडियोस अपलोड ना करती तो ये सब नहीं हो रहा होता। आर्या हैरानी से बोली, कौन सी वीडियोस? इसमें तुम्हारा हॉस्पिटल और तुम कहां से आ गए? हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे देखकर चलना चाहिए था, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मुझे कोई शौक नहीं है भरी जवानी में मरने का, वो भी लैंडमाइन से फटकर।
शिवांश जल्दी से बोला, मम्मा अब तो पापा ने भी बॉम्ब पर पैर रख दिया है, अब तो हम पक्का मर जाएंगे ना। शिवांश की बात सुनकर शिवाय ने हैरानी से अपने पैरों की तरफ देखा, फिर आर्या के पैरों की तरफ, फिर पूरे कमरे के मेन पॉइंट पर जमीन खोदकर बॉम्ब प्लांट किए गए थे। आर्या और शिवाय के पैर रखने से वो बॉम्ब एक्टिव हो गए थे और जैसे ही उनके पैर हटते वैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता। पहले जब शिवाय को वो टू टू की आवाज सुनाई दी थी तब उसने ये सोचकर उसे इग्नोर कर दिया था कि ये माहेश्वरी मेंशन है, यहाँ इतने सारे गार्ड्स के बीच इतने सारे बॉम्ब लगा पाना नामुमकिन था। आर्या इस बार शिवांश को धमकाते हुए बोली, शिवांश अगर तुम अभी के अभी नीचे नहीं गए तो ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात होगी और हम यहाँ से जिंदा निकले तो आई प्रॉमिस मेरी बात ना मानने के लिए मैं तुमसे फिर कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। बात तो क्या अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। उसकी बात पर शिवांश की आंखें फिर से नम हो गई। वो रोते हुए बोला, मम्मा आप ऐसा क्यों बोल रही हो? शिवू आपके साथ ही रहेगा, मैं अभी जा रहा हूँ। शिवाय परेशान होते हुए बोला, नहीं शिवू आप यहाँ से नहीं उतरोगे, अगर आप गिर गए तो। आर्या गुस्से से बोली, तुम्हारे पास इससे बेटर ऑप्शन है, पूरे घर में पता नहीं और कहां कहां बॉम्ब बिछे हुए हैं और अब तो तुम भी बॉम्ब के ऊपर खड़े हो। शिवांश चुपचाप से शिवाय की गोद से उतर गया। फिर उसने शिवाय और आर्या को झुकने के लिए बोला तो दोनों बिना बहस के झुक गए। शिवांश अपनी उंगली से अपने गालों की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मम्मा पापा एक किस्सी तो दे दो अपने क्यूट से बेटे को। शिवाय और आर्या ने उसके गालों को किस किया और शिवांश नखरे करते हुए बोला, एक बार और प्लीज। उनके पास टाइम नहीं था और वो शिवांश को फिर से मनाने का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे, इसलिए दोनों जल्दी से उसे किस करने के लिए झुके। तभी शिवांश उन दोनों के बीच से हट गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि शिवाय और आर्या को समझने का टाइम ही नहीं मिला और उन दोनों के होंठ एक दूसरे को छू गए थे। दोनों की आंखें फैल गई, वो दोनों जैसे अपनी जगह पर जम गए थे। शिवांश बोला, वैसे मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर मैंने सोचा कि मम्मी पर थोड़ा हक पापा को भी दे ही देना चाहिए, लेकिन सिर्फ 0.01%। ओके पापा, मम्मी का बाकी सारा प्यार बस शिवू का है। शिवांश की बात सुनकर दोनों हड़बड़ाकर जल्दी से दूर हो गए। आर्या शिवांश से बोली, बेटू आराम से जाना और नीचे पहुंच जाओ तो रस्सी को खींच देना ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम नीचे पहुंच गए हो। ये बोल उसने शिवू को खिड़की से बाहर एक रस्सी के सहारे भेज दिया। शिवाय को अभी भी अपने बेटे की चिंता हो रही थी। वो परेशान आवाज में आर्या से बोला, शिवांश अभी छोटा है, वो कैसे सेफली जा पाएगा? आर्या जानती थी कि शिवाय शिवांश को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। भले ही वो नहीं जानता हो कि शिवांश उसका ही बेटा है, लेकिन फिर भी शिवाय के लिए वो उसके बेटे से भी बढ़कर था। आर्या शिवाय को समझाते हुए कॉन्फिडेंस से बोली, शायद तुम भूल रहे हो, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और ऐसे काम हम करते रहते हैं। मैंने शिवांश की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है, वो सेफली नीचे पहुंच जाएगा। इस बार आर्या की आवाज में शिवाय को कुछ अलग सा महसूस हुआ, जो उसे ये बताने के लिए काफी था कि वो आर्या पर भरोसा कर सकता है, लेकिन वो इस लड़की पर कैसे भरोसा कर सकता था जिसने उससे धोखे से शादी की थी। खैर, अभी उसके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। तभी जिस रस्सी से शिवांश नीचे गया था वो हिलने लगी। आर्या ने भी तुरंत उस रस्सी को दोबारा खींचकर उसे मेंशन से दूर भागने का इशारा किया, पर शिवांश ने फिर से रस्सी खींच दी। वो अपनी माँ से फिर से दूर नहीं होना चाहता था। वही श्रीजी पूरे परिवार के साथ मेंशन से कुछ दूरी पर कार में बैठी लगातार मेंशन को ही देखे जा रही थी। वो अब परेशान होने लगे। उन्होंने मेंशन को देखते हुए मन में कहा, ये शिवाय आ क्यों नहीं रहा है? अगर ये मर जाएगा तो माहेश्वरी इंटरप्राइजेस मेरे पास कैसे आएगी? वो अपनी घड़ी को देखकर सोचने लगी, बॉम्ब फटने में भी अब बस 1 ही मिनट बचा है, इसे कुछ हो गया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। पर मैं अब कुछ कर भी तो नहीं सकती, प्लीज बस शिवाय किसी तरह बाहर आ जाए। तभी अमूल्य जी को आर्या का ख्याल आया। वो परेशान होकर बोले, आर्या कहाँ है? उनकी इस बात पर सभी को आर्या का ख्याल आया, जिसे वो सब तो भूल ही गए थे। आर्या और शिवाय की जान खतरे में थी। क्या वो बच पाएंगे? क्या शिवाय आर्या को बचाने की कोशिश करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ड्राइविंग सीट पर बैठा करण मेंशन की तरफ देखते हुए बोला, शायद लेडी बॉस मेंशन में ही है, बिग बॉस और लिटिल बॉस के साथ। आर्या शिवाय के साथ थी, ये सोचकर उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि वो उन दोनों को साथ देखना चाहता था। करण दीव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जब शिवाय आसपास होता था तब दीव एक काइंड ऑनेस्ट लड़की की तरह एक्टिंग करती थी और खुद को महान दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। पर शिवाय के जाते ही दीव को 2 सेकंड नहीं लगते थे अपना असली चेहरा दिखाने में। करण ने अपने बॉस को कितनी बार उस लड़की के बारे में बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो सिर्फ एम्प्लॉय था जो एक हद तक ही अपने बॉस को सलाह दे सकता था। उसे अपने बॉस के सामने ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं थी। श्री जो अब तक शिवाय के बाहर आने की दुआ कर रही थी, आर्या के बारे में जानकर गुस्से से भर गई। वो मन ही मन कुड़ते हुए बोली, इस लड़की को भी चैन नहीं है। पैसे तो ले लिए शिवांश से अच्छी तरह बात करने के लिए, अब मेंशन में क्या भूतों के साथ रोटियां तोड़ रही है? अगर ये मर गई तो शिवाय का बच्चा कैसे आएगा? फिर उसकी जायदाद का क्या होगा? विल तो मैंने ठीक से पढ़ी नहीं थी, लेकिन शायद उसमें लिखा था कि शिवाय का पहला बच्चा ही इस जायदाद का मालिक बनेगा, वो भी पहली शादी से। अगर शिवाय दूसरी शादी करेगा भी तो उसकी विल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्री को समा ने शिवू के बारे में अब कुछ नहीं बताया था। उसे ये सब कुछ समय बाद पता चला था। तभी अचानक से एक साथ कई ब्लास्ट होने लगे। श्री ने डरकर इधर उधर देखा पर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें बस दिख रहा था कि करण कार को 180 की स्पीड से भगाकर किसी तरह मेंशन से दूर ले जा रहा था। उसी वक्त मेंशन के अंदर शिवाय के कानों में वो टू टू की आवाज तेज होने लगी। वो समझ गया कि अब बॉम्ब फटने वाला है। उसने आर्या की तरफ देखा जो अपने आसपास कुछ सामान इकट्ठा कर रही थी। शिवाय समझ गया कि वो क्या करने की सोच रही थी। वो जल्दी से बोला, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तुम अपना पैर हटाओ, मैं वहां पर अपना दूसरा पैर रखूंगा, तब तुम जल्दी से जाकर वो स्टैंड ले आना, हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं है।
आर्या हैरानी से बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता? कहीं तुमने तो? शिवाय झल्ला कर बोला, ओ जस्ट शट अप, जो कहा है वो करो, फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आर्या को इस वक्त बहुत डर लग रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन फिर भी वो दिमाग से काम ले रही थी। उसे यहाँ से किसी भी तरह जिंदा बाहर निकलना था, नहीं तो वो लोग उसके बेटे को मार देंगे। उसने शिवाय को देखा जो उसे ही देख रहा था। शिवाय ने उसके पैर खसकाकर धीरे से उस पर अपना पैर रख दिया। अब शिवाय के दोनों पैर लैंडमाइन पर थे। आर्या को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से एक बोझ उतर गया हो। शिवाय गुस्से से बोला, अब यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो? जल्दी से उस स्टैंड को लाकर यहाँ रखो। आर्या ने उस स्टैंड को पकड़ा और फिर किसी तरह घसीटते हुए उसे लाकर एक लैंडमाइन पर रख दिया। ऐसे ही दूसरा भी किया। वो दोनों कमरे से बाहर की तरफ जाने ही लगे थे कि मेंशन में ब्लास्ट होने शुरू हो गए। आर्या उसी खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, शिवाय जल्दी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। शिवाय ने एक नजर पूरे कमरे में घुमाई और बेड से बेडशीट खींच ली। फिर उसने आर्या की कमर पर उसके 2 सिरों को टाइट से बांध दिया और खुद की कमर पर भी बांधने लगा। तभी दूसरा ब्लास्ट हुआ। आर्या को अब गुस्सा आने लगा। वो जोर से शिवाय पर चिल्लाई, तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो ना, ताकि मैं मर जाऊं। लेकिन इससे आगे की आर्या कुछ बोल पाती, शिवाय उसे उसकी कमर से पकड़कर खिड़की से बाहर कूद गया। वो दोनों तेजी से नीचे जा रहे थे। पहले आर्या ने यहाँ से शिवांश को नीचे भेजने के लिए बड़ी मुश्किल से खुद को मनाया था, क्योंकि ये काफी ऊंचा था। अब आर्या अपनी आंखों से इसे देख रही थी तो उसे लग रहा था कि वो आसमान से सीधा जमीन की तरफ बढ़ रही हो। उसे अपनी मौत अपने करीब आती हुई दिख रही थी। तभी उसे लगा कि उनके नीचे जाने की स्पीड कम हो गई है। आर्या ने सिर उठाकर देखा तो जो बेडशीट शिवाय ने अपने और उसके कमर से बांधी थी वो एक हॉट एयर बलून की तरह आसमान में खुल गई। आर्या ने शिवाय को देखा जो लगातार एक तरफ देख रहा था। आर्या ने भी उस तरफ नजर घुमाई तो सामने माहेश्वरी मेंशन खाक में मिल रहा था। वो जगह जिसमें शिवाय ने अपना बचपन बिताया था, उसे यूं मिट्टी में मिलते देख उसे बहुत दुख हो रहा था। इतनी यादें थी इस घर में उसकी। उसका बेटा इसी घर में तो पहली बार चला था, पहली बार उसे पापा कहकर बुलाया था, और फिर जब पहली बार वो गिरा था सब कुछ तो इसी घर में हुआ था। तभी आर्या को महसूस हुआ कि शिवाय की पकड़ ढीली हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो उनके हॉट एयर बलून का बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे वो दोनों जमीन पर जा गिरेंगे। अपने सिर को झटकते हुए आर्या ने तुरंत अपने दोनों हाथ शिवाय के चारों तरफ लपेट लिए और उससे किसी जोंक की तरह चिपक गई। उसे डर था कि अगर उसकी पकड़ 1% भी ढीली पड़ी तो वो सीधा यमराज के पास पहुंच जाएगी। आर्या की पकड़ महसूस कर शिवाय को होश आया कि वो अभी किस सिचुएशन में है। उसने देखा कि ब्लास्ट होने की वजह से आग की चिंगारी उनकी बेडशीट पर भी आ गिरी थी, जिससे उसमें आग लग गई थी। शिवाय ने जमीन की तरफ देखा। वो लोग बस कुछ ही दूरी पर थे। इससे पहले कि शिवाय कुछ समझ पाता, उनका होममेड हॉट एयर बलून आसमान में धुएं की तरह उड़ गया। आर्या को भी महसूस हो गया था कि उनकी स्पीड तेज हो गई है। शिवाय ने तुरंत आर्या को पलटाकर अपने ऊपर कर लिया और वो दोनों सीधा जमीन पर जा गिरे। उनके गिरने के साथ साथ पीछे बना बड़ा सा माहेश्वरी मेंशन भी मिट्टी में मिल गया। करण ने जब देखा कि वो लोग मेंशन से दूर आ गए हैं तो उसने कार की स्पीड कम कर दी। उसे अब अपने बॉस की चिंता होने लगी। उसने परेशान होकर कहा, पता नहीं सर को भी खुद ही क्यों जाना था, मैं तो जाने वाला था। श्री जो अभी अपने फोन को चेक कर रही थी वो गुस्से से बोली, सब खत्म हो गया, मुझे पहले ही सबको मना कर देना चाहिए था। उनके बगल में बैठा करण उनकी बात सुनकर फ्रीज हो गया। वो कुछ सोच पाता उससे पहले उसकी नजर सामने से आती गाड़ियों के काफिले पर गई जिन्होंने उसकी कार को घेरना शुरू कर दिया। करण के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बॉस ने उसकी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए ही उसे शिवाय की हिफाजत के लिए रखा था। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ सामने की गाड़ियों को देखा और अपने फोन में चुपके से किसी को मैसेज कर दिया। उसने पीछे देखा तो सीट पर ओमित्य और अमूल्य जी बेहोश हो गए थे। करण श्री से बोला, मैडम आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। श्री मन में करण का मजाक उड़ाते हुए बोली, सीट बेल्ट लगा लीजिए, मरना तो तुम्हें भी पड़ेगा करण। मैं चाहती तो नहीं थी पर क्या करूं, तुम्हें ही शिवाय भक्त बनने का शौक है तो फिर अब मरो। यही सोचते हुए श्री ने सीट बेल्ट लगा लिया। करण ने कार को रेस दी और कार जोर की आवाज के साथ आगे बढ़ने लगी। श्री अपनी आंखें फाड़ कभी करण को देखती तो कभी सामने खड़े कार्स के झुंड को। उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। वो करण पर चिल्लाते हुए बोली, करण ये क्या कर रहे हो, कार रोको, मुझे मरना नहीं है। करण पर तो जैसे श्री की बातों का असर ही नहीं हो रहा था। बढ़ती सेकंड के साथ कार की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी, साथ ही श्री के दिल की धड़कनें भी। तभी सामने वाली कार में बैठे लोगों ने जब देखा कि सामने वाला इंसान कार रोकने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है तो उन्होंने करण की कार पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। करण फिर भी नहीं रुका। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि उन लोगों के लिए कार पर निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था और देखते ही देखते करण की कार हवा की तेजी से उन सभी के बीच से निकल गई। वो लोग जब तक पीछे देखते तब तक करण की कार वहां से फुर्र हो गई थी। उनमें से एक आदमी अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोला, जल्दी चलो, वो लोग बचने नहीं चाहिए। करण ने अभी भी कार की स्पीड वैसी ही रखी थी, पर जब पीछे मुड़कर देखा कि दुश्मन पास नहीं थे तब जाकर उसने कार की स्पीड कुछ कम की। फिर उसने श्री की तरफ देखते हुए पूछा, मैडम आप ठीक तो है ना? पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। श्री के बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। वो सीट के साइड पर बिल्कुल चिपक कर बैठी थी। उनके सिर के 4 इंच की दूरी पर एक गोली गाड़ी में लगी हुई थी। इसी वजह से वो अभी भी शॉक में थी। करण ने कार के बैक व्यू मिरर में देखा तो वो लोग फिर से आ गए थे। करण ने फिर से एक्सेलरेटर पर अपना पैर रख दिया, पर इस बार उन लोगों ने पहले ही उसके कार के चारों टायर्स पर गोली चला दी थी। कार स्पीड में होने के कारण अचानक से पलट गई और घिसती हुई कुछ दूर जाकर रुकी। कार के एयरबैग्स एक्सीडेंट की वजह से खुल गए थे। करण किसी तरह कार से बाहर निकला तो उसके सामने गाड़ियों की कतार खड़ी थी, जिनमें से गन पकड़े कुछ लोग
बाहर निकल रहे थे। करण ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने पैर के पास से एक गन निकाली और दूसरी गन कार के डैशबोर्ड से ले ली और सामने फायरिंग करने लगा। उन सभी ने सोचा नहीं था कि ये लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है और इसी चक्कर में करण ने अब तक काफी लोगों को शूट कर दिया था। तभी करण की बुलेट्स खत्म हो गई। उसके सामने अभी भी 20 से 25 लोग बचे थे जो अब तक खुद को संभालकर करण पर बैक फायरिंग करने लगे थे। करण कार के पीछे छिपकर अपनी गन लोड करने लगा पर तब तक वो लोग कार के बहुत पास आ गए थे और लगातार फायरिंग किए जा रहे थे। करण एक बार फिर फायरिंग करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी एक आदमी ने उसकी बाजू पर गोली चला दी। करण गोली लगने से पहले कूदकर दूसरी तरफ पहुंच गया और उन लोगों पर फिर से फायरिंग करने लगा, पर एक बार फिर उसकी बुलेट्स खत्म हो गई। उन लोगों ने जब देखा कि करण की गोलियां खत्म हो गई हैं, तो वो लोग उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो गए और कुछ आदमी कार की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक आदमी करण को देखते हुए बोला, दम तो बहुत है तुझमें। फिर उसने पीछे देखा और अपने गुंडों में से किसी को बुलाते हुए बोला, अरे सावन सुन रहे, कहाँ मर गया। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी सावन उनके कार के पीछे से आगे आया, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थी। वो अपने बॉस के पास जा तो रहा था, पर शॉकिंगली उसकी आंखें अभी भी करण पर टिकी हुई थी। उसका बॉस उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या बोल रहा था तू कि ये मुझे मार देगा? है क्या इसमें ऐसा जो तू इससे इतना घबरा रहा है? करण ने जब उस आदमी को देखा तो बोल पड़ा, क्या रे सावन, इसे बताया नहीं क्या मेरे बारे में? इतनी जल्दी भूल गया मुझे? तभी सावन डर के मारे करण के सामने अपने घुटनों में बैठकर बोला, भाई मैंने बताया था, पर यही आपके हाथों शहीद होना चाहता था। प्लीज भाई मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता था ये आपको मारने आया है। इसने मुझे पैसे ऑफर किए और मैं आ गया। हम काम ही तो पैसों के लिए करते हैं ना भाई। करण आराम से अपने नाखून पर फूंक मारते हुए बोला, तो अब? सावन ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उस आदमी को इज्जत से पैसे वापस करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। सावन करण को देखकर क्यों डर गया था? वो करण के बारे में ऐसा क्या जानता था? क्या आर्या और शिवाय सही सलामत इस हादसे से निकल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सावन पैसे वापस करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। सावन की ये बात सुनकर उसका बॉस गुस्से से तिलमिला उठा। उससे अपनी बेइज्जती सहन नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करण में ऐसा क्या है कि सावन, जो कि खुद एक खतरनाक गुंडा है, उसके सामने यूं कांपने लगा था। आखिर ये करण था कौन? तभी वो गुस्से से अपने बाकी आदमियों से बोला, इन दोनों पर इतनी गोलियां ठोको कि गोलियां इनकी हड्डियों तक को तोड़ दे। उसके ऑर्डर पर उन लोगों ने करण और सावन दोनों को गन पॉइंट पर ले लिया। फिर ट्रिगर पर अपनी उंगली रखकर जमीन की तरफ गोली चलाने लगे। ये देखकर वो आदमी शॉक्ड रह गया और करण की तरफ देखने लगा। तभी करण मुस्कुराते हुए बोला, तुझे क्या लगा शिवाय माहेश्वरी के परिवार को मारना इतना आसान है कि कोई भी सड़क छाप गुंडा ऐसे ही आएगा और मारकर चला जाएगा? सावन भी अब एटीट्यूड से बोला, हाँ भाई, कम से कम इसे एक बार सोच तो लेना चाहिए था कि जब मैं इसे इतना कह रहा हूँ तो कोई बात तो होगी ना आप में। अब इसे कौन बताए कि ये साहिब के राइट हैंड के सामने खड़ा है। साहिब नाम सुनते ही सावन के बॉस के पैर कांपने लगे। आखिर साहिब ही तो इस इलीगल कामों की दुनिया का बादशाह था। उसे सभी जानते थे और ये भी कि साहिब का एक बहुत भरोसेमंद आदमी था जिसे उसने अपने किसी खास की प्रोटेक्शन के लिए रख दिया था। तभी सावन के बॉस ने करण को देखकर सोचा कि ये तो किसी भी एंगल से गुंडा नहीं लग रहा था। वो डर भरी आवाज में बोला, लेकिन मालिक के राइट हैंड तो। सावन अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, अबे अब आया ना लाइन पर, रुक। वो करण की तरफ मुड़कर अपने हाथ जोड़कर थोड़ा झुका और होठों पर मुस्कान सजाए बोला, भाई प्लीज अपना वही खतरनाक वाला लुक दिखाओ ना। पूरे 5 साल से आपको इस नॉर्मल गेटअप में देखकर आंखें खराब होने लगी हैं। उसकी नौटंकी देखकर करण के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सावन थोड़ा पीछे होते हुए बोला, भाई आप मुस्कुराया मत करो, मुझे पता है जब आप मुस्कुराते हो सेम साहिब की तरह लगते हो। करण उसकी इस बात पर और जोर जोर से हंसने लगा। तभी एक साथ 7 गाड़ियां आकर करण के पीछे लाइन से खड़ी हो गई। जैसा सावन ने सोचा था, उसके भाई की हंसी किसी की जान लेने का ही इशारा था। धीरे धीरे करण की आंखें गुस्से से भर गई। वो अपने पीछे खड़ी गाड़ी के बोनट पर टेक कर खड़ा हो गया। रात हो गई थी। वहाँ उजाले के नाम पर उन कार्स की हेडलाइट्स चमक रही थी। अब तो सावन भी डर से कांपने लगा था। वो खुद को कोसते हुए बोला, तुझे भी क्या जरूरत थी इस शैतान को जगाने की? अब तो ये बिल्कुल साहिब का सेकंड वर्जन है, बेरहम किलर। तभी एक आदमी करण के पास आकर धीमे से बोला, भाई बॉस के परिवार को सेफली हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, अब इन लोगों का क्या करना है? उसने बचे हुए 10-12 लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिनमें से ज्यादातर जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे, क्योंकि उन सभी के पैरों और हाथों पर ही गोली मारी गई थी। करण कड़क आवाज में बोला, इन सभी को 7 स्टार ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। कहते हुए करण कार में बैठकर वहां से माहेश्वरी मेंशन के लिए निकल गया। माहेश्वरी मेंशन पूरा मिट्टी में मिल चुका था। आग की लपटें अभी भी मेंशन को घेरे हुए थी। मेंशन के पीछे साइड से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर बेहोश आर्या को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। उसने आंखें खोली तो उसे शिवांश का प्यारा सा चेहरा रोते हुए दिखा। उठकर बैठते ही उसे सारी घटना याद आ गई और उसने शिवांश को तुरंत गले लगा लिया। वो उसके सिर को, माथे को बार बार चूमते हुए बोली, शिवांश तुम ठीक हो ना? रो क्यों रहे हो? तुम्हें कहीं लगी है क्या? दर्द हो रहा है क्या? बताओ मम्मा को, मम्मा सब ठीक कर देंगी। शिवांश रोते हुए बोला, मम्मी आप ठीक हो? वो इतनी देर से आपको उठा रहा था। आर्या उसे गले लगाते हुए बोली, सॉरी बेटा, मम्मी ने इतनी देर लगा दी उठने में। शिवांश बोला, मम्मी आप देवो के जैसे क्यों बोल रही हो?
आर्या भी उसी तरह बोली, क्योंकि टीवू ऐसे ही बोल रहा है, अब रोना बंद करो, अब तो मम्मी उठ गई है ना। शिवांश एक तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मम्मी डैडी नहीं उठ रहे ना। आर्या को याद आया कि किस तरह शिवाय ने उसे बचाया था। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने शिवाय बेहोश पड़ा था। आर्या ने देखा कि शिवाय के कपड़े पूरे पानी से भीगे हुए थे। शायद शिवांश ने ही ये पानी डाला था ताकि शिवाय को होश आ जाए। आर्या शिवाय के सामने घुटनों पर बैठ गई। शिवांश भी रोते हुए शिवाय के दूसरी तरफ बैठ गया। आर्या ने शिवाय को उठाने की कोशिश की पर उससे शिवाय को कुछ फर्क नहीं पड़ा। शिवांश भी रोते हुए शिवाय को उठने के लिए कह रहा था। आर्या ने उसका कोट उतारा और उसकी सांसें चेक करने लगी। आर्या को जब कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो उसने उसके गर्दन की नब्ज चेक की, फिर उसके दिल की धड़कन सुनने के लिए सीने पर अपना सिर रखकर चेक करने लगी। पर हर बार एक ही रिजल्ट पाकर आर्या परेशान हो रही थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। आखिर वो किसी को भी ऐसे खुद की वजह से मरते हुए नहीं देख सकती थी। शिवांश रोते हुए आर्या से बोला, मम्मी डैडी को क्या हुआ है, इन्हें उठाओ ना मम्मी। लेकिन आर्या अब कुछ नहीं कर सकती थी। शिवाय की धड़कन ही बंद हो गई थी। आर्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने हाथों को शिवाय की छाती पर रखा और जोर जोर से प्रेस करने लगी। 10-15 बार ऐसा ही करने के बाद आर्या ने एक हाथ से शिवाय की नाक बंद की और दूसरे हाथ से उसका मुंह खोला। आर्या ने एक गहरी सांस ली और शिवाय को सीपीआर देने लगी। ऐसे ही 2-3 बार करने पर भी जब शिवाय ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो आर्या की हिम्मत टूटने लगी। उसने आंसुओं भरी आंखों से शिवांश को देखा, जो अभी चुपचाप मासूम नजरों से अपनी मम्मी को देख रहा था। उसकी प्यार भरी नजर से आर्या को हिम्मत मिली और वो एक बार फिर से शिवाय को सीपीआर देने लगी। कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि शिवाय हरकत कर रहा है। आर्या जल्दी से उससे दूर हुई तो शिवाय हल्का सा अपना सिर उठाकर खांसने लगा। उसे होश में देखकर शिवांश तुरंत शिवाय के ऊपर चढ़कर उससे चिपक गया। आर्या ने शिवाय का सिर अपनी गोद में रख लिया ताकि उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। शिवाय को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने शिवांश को देखा तो उसे सब याद आने लगा। वो भी शिवांश को गले लगाकर बोला, शिवू बेटा आप ठीक हो, कहीं लगी तो नहीं आपको। शिवांश अपने पापा को होश में देखकर बहुत खुश था। उसने सिर उठाकर भी नहीं देखा, बस अपनी पकड़ और कस ली, जो शिवाय को बताने के लिए काफी था कि उसका बेटा उसके होश में न आने की वजह से बहुत डर गया था। शिवाय मुस्कुराते हुए शिवांश के बालों पर किस कर बोला, पापा अब बिल्कुल ठीक है शिवू, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब रोना नहीं, सब ठीक है। लेकिन शिवांश शिवाय से दूर नहीं हुआ तो शिवाय उसे सीने से लगाकर उठने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपनी पीठ पर 2 हाथ महसूस हुए जो उसे उठने में मदद कर रहे थे। शिवाय ने उठकर देखा तो वहाँ आर्या थी। आर्या को देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। वो जानता था कि आर्या कभी किसी की मदद करने से नहीं चूकती थी। वो तो बस उसके और उसके बेटे के लिए बुरी थी। पर जब शिवाय ने आर्या की आंखों में देखा तो वो चौंक गया। वो सोचने लगा, क्या ये नकचड़ी लड़की उसके लिए रोई भी थी? ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा हुआ था। और इमोशनल होकर आर्या गहरी सांसें भर रही थी। शिवाय उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। तब उसकी नजरें आर्या के सीने पर जाकर अटक गई। वो आर्या के कान में फुसफुसाकर बोला, डोंट ट्राई टू सिड्यूस मी, मैं अभी अभी जिंदा हुआ हूँ और तुम ये सब करने लगी, तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो? आर्या ने इस अभी अभी जिंदा हुए इंसान को हैरानी से देखा जो जाते ही उससे ऐसी बातें कर रहा था। उसका चेहरा जो कुछ टाइम के लिए शिवाय के लिए नर्म पड़ा था वो फिर से गुस्से से भर गया। आर्या गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि मैं तुम्हें सिड्यूस करूं, समझे? और हर बार तुम वही होते हो जो किसी और के किए की सजा मुझे देने आ जाते हो। लेकिन शिवाय पर तो जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो उसकी नजरें कहीं और थी। आर्या ने उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे रियलाइज हुआ कि शिवाय की नजरें उसकी लाल शर्ट पर थी जो इस वक्त उसकी बॉडी से बिल्कुल चिपक गई थी। शायद शिवांश ने उस पर भी पानी डाला था। आर्या ने तुरंत अपने हाथों से खुद को ढक लिया। तभी शिवाय ने भी हड़बड़ाकर अपनी नजरें फेर ली और खुद से बोला, ये मेरी आंखें इस लड़की पर चिपक ही गई थी जैसे इसने कोई गोंद चिपका दिया हो। तभी उन दोनों को करंट की आवाज आई जो उन्हें ही बुला रहा था। आर्या ने शिवाय का कोट पहन लिया जो उसने उतारा था और आगे जाने लगी। तभी उसे शिवाय की आवाज सुनाई थी, कहाँ जा रही हो? मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए? आर्या के कदम रुक गए। वो बिना ज्यादा सोचे वापस आई और शिवांश को उसकी गोद से लेते हुए बोली, शिवांश को मैं पकड़ती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी इस टूटी फूटी हालत में तुम इस बच्चे को नीचे गिरा दो। पर शिवांश ने शिवाय को नहीं छोड़ा। वो धीरे से बोला, मम्मी प्लीज वो को डैडा के पास रहने दो। शिवाय अपने बेटे की टोन सुनकर समझ गया कि वो डर गया है। उसने शिवांश को अच्छे से पकड़ते हुए कहा, शिवू अब सब ठीक है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? डैडा सब ठीक कर देंगे। आर्या ने जब अपने बेटे का शिवाय से लगाव देखा तो उसे शिवाय को बचाने के अपने डिसीजन पर गर्व महसूस हुआ। अगर अभी शिवाय ना होता तो वो शिवांश को कैसे संभालती? वो आगे बढ़ शिवाय को उसकी बाजू से पकड़कर उसकी मदद करने लगी। शिवाय फिर से शॉक्ड रह गया। इस औरत ने खुद से उसे छुआ था, वो भी बिना कोई जबरदस्ती के। तभी उसके कानों में आर्या की धीमी सी आवाज सुनाई थी, तुम्हारे बेटे के लिए कर रही हूँ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। अब तक करण भी वहाँ पहुँच गया था। उसने जब शिवाय को सही सलामत देखा तो उसकी सांस में सांस आई। वो बोला, बॉस आप ठीक तो है ना? उसे देखकर आर्या जल्दी से बोली, अच्छा हुआ करण जो तुम आ गए, प्लीज शिवाय को पकड़ो, ये बहुत भारी है, कहीं मैं मर ना जाऊं। करण ने आगे बढ़कर शिवाय को खुद के सहारे खड़ा किया। वो जानता था कि उसके इस एक्शन से उसके बॉस उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन वो अपनी लेडी बॉस को भी मरते नहीं देख सकता था। आजाद होते ही आर्या ने खुद के लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए शिवांश से कहा, शिवू आपके डैडा की तबीयत थोड़ी खराब है, अभी आप मेरे पास आ जाओ, फिर डैडा के पास चले जाना। शिवांश ने हल्के से अपना सिर घुमाकर देखा और आर्या के पास चला गया। वहीं अपने घर में पॉपकॉर्न खाते हुए हॉरर मूवी देख रही थी। तभी उसका रिमोट नीचे गिरा जिससे चैनल चेंज हो गया। वाही ने चिढ़ते हुए रिमोट उठाया और उसे डांटते हुए बोली, अबे यार कितना अच्छा सीन चल रहा था, तुझे भी अभी गिरना था।
उसने सिर घुमाकर सामने टीवी पर देखा तो उस पर आ रही न्यूज को देखकर उसके हाथ रुक गए। सामने माहेश्वरी मेंशन और हेल्थ केयर हॉस्पिटल के बारे में खबर आ रही थी। एंकर बोला, देखिए किस तरह से हो रही थी हेल्थ केयर हॉस्पिटल में लीवर और हार्ट की तस्करी। सूत्रों की माने तो इस सब की जानकारी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी को अच्छे से थी। इस बात का हमारे पास सबूत भी है कि डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी, जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के बेस्ट डॉक्टर हैं, वो कैसे अपने घिनौने काम को अपनी अच्छाई के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बीच में दूसरा वीडियो प्ले होने लगा जिसमें माहेश्वरी मेंशन पूरी तरह से जल रहा था। इस वीडियो को देखते ही वाही के हाथ से पॉपकॉर्न का बोल गिर गया और वो तुरंत खड़ी हो गई। शिवाय के हॉस्पिटल के बारे में ये फेक न्यूज किसने फैलाई थी? क्या शिवाय को इसके बारे में पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी पॉकेट एफएम पर। माहेश्वरी मेंशन में धमाके की बात सुनकर वाही जैसे अपना होश ही खो बैठी। वो बोली, कुछ नहीं होगा वाही, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, आर्या ठीक होगी। वो आर्या का नंबर डायल करने लगी। उस वक्त उसके हाथ कांप रहे थे पर आर्या का फोन बंद आ रहा था। वाही हड़बड़ाई से फोन पकड़कर घर से बाहर निकल गई। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वो बड़बड़ाई, पर ये सब किया किसने होगा? जिसने भी किया है मेरी आरू को बदनाम करने के लिए ही किया है, क्योंकि इन सब का पहला शक तो सीधा मेरी आरू पर ही जाएगा ना। समा, उस कमीनी के अलावा ये और कर भी कौन सकता है? आर्या तो उसे कुछ कहेगी नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये समा तो फिर से सब बिगाड़ देगी। ये बोल वाही ने किसी को फोन लगा दिया। 3-4 बार रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से बहुत ही पोलाइट आवाज में किसी ने कहा, जी मालकिन। वाही का दिमाग पहले से ही खराब था। वो झल्लाते हुए बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे वाही कहा करो, ये सब बोलकर मेरी बेइज्जती मत किया करो। और क्या आज तक कभी मैंने तुम्हें फोन किया है? आज तो मैंने न्यूज देखी तब फोन कर रही हूँ। मुझे जानना है कि क्या आर्या ठीक है? ये सवाल पूछते वक्त वाही ने अपनी उंगलियां क्रॉस कर ली और भगवान से हाँ सुनने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी तरफ से करण थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, जी मालकिन, मैं आज से आपको मालकिन कहकर कभी नहीं बुलाऊंगा। वैसे मालकिन, लेडी बॉस ठीक है, आपको उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वाही अपने बाल नोचते हुए बोली, अगेन मालकिन, तुम आओ मेरे हाथ, तुम्हें तो मैं बताती हूँ मालकिन, माय फुट। कहते हुए वाही फोन रखने को हुई तो उसे बाकी सबका ख्याल आया। वो जल्दी से फोन दोबारा कान पर लगाते हुए बोली, वेट, बाकी सब कैसे हैं? किसी को कुछ? करण बोला, अरे नहीं मालकिन, सब लोग ठीक है। आप जानती तो है जब तक करण सबके साथ है किसी को कुछ कैसे हो सकता है? करण अपनी बढ़ाई करते हुए बोला। वाही फिर से झल्ला उठी, लेकिन इस बार वो भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सब पता है मुझे, तुम्हारे बारे में भी और मिस्टर माहेश्वरी के बारे में भी। तो उनकी वाहवाही का श्रेय तुम खुद को देना तो बंद ही कर दो, समझे? कहते हुए वाही ने फोन कट कर दिया। फिर अपनी जेब से अपने बाइक की चाबी निकालते हुए बोली, चलो जरा अब इस समा को धरती में समा कराते हैं। वाही ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक निकाली जो शायद उसके घर से भी महंगी थी। कुछ ही देर में वाही एक शानदार पुराने जमाने के राजघराने जैसे दिखने वाले घर के सामने खड़ी थी। ये शहर से थोड़ा दूर था, इसलिए उसे यहाँ आने में टाइम लग गया। वो गुस्से से घर के अंदर चली गई। सामने ही बड़े से सोफे पर समा अपना सिर घुमाए सो रही थी। वाही उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, समा ये क्या हरकत है? मुझे पता है माहेश्वरी मेंशन में तुम्ही ने वो बॉम्ब प्लांट किए थे। पिछली बार तो तुम्हें छोड़ दिया था, पर अब और नहीं। मुझे लगता है आर्या को सब पता चल ही जाना चाहिए। समा ने हल्के से सिर घुमाकर देखा और उसे सामने वाही दिखी। उसे पता था कि वाही आर्या के लिए कभी बुरा नहीं सोचती थी। उससे रहा नहीं गया और वो वाही की कमर से लिपटकर रोने लगी। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर वाही तो सदमे में चली गई। वो उसे खुद से दूर कर बोली, ये सब नाटक ना अपनी बहन के सामने करना, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, समझी? दूसरी तरफ करण ने कार एक सुनसान इलाके में रोकी। उसने नजर घुमाकर पीछे देखा तो सभी लोग सो रहे थे या शायद बेहोश थे। करण ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल कर दिया। कुछ देर बाद फोन से एक गहरी आवाज आई, सब ठीक रहा? करण बोला, बॉस सब ठीक रहा, पर करण को हिचकिचाते देख दूसरी तरफ की आवाज गंभीर हो गई। वो बोला, तुम्हें जिस काम के लिए रखा है चुपचाप वो करो। करण एक गहरी सांस लेकर बोला, बॉस मैंने दीव को बॉम्ब प्लांट हुए देखा था। जब मैं माहेश्वरी परिवार को वहाँ से लेकर जा रहा था तब मैंने देखा कि दीव सबसे छुपकर सीढ़ी के नीचे खड़ी थी और उसके हाथ में लॉक्ड लैंडमाइन था। दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, तो इतनी सी बात बताने में तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? करण बोला, वो जब मैं खिड़की के बाहर ओल्ड बॉस को नीचे उतरने में हेल्प कर रहा था तो मैंने दीव मैडम को वही लैंडमाइन उठाकर मेंशन की फ्लोरिंग में छुपाते हुए देखा। करण की बात सुनने के बाद कुछ देर के लिए वहाँ शांति पसर गई। फिर कुछ देर बाद बिना कुछ कहे फोन कट गया। अगली सुबह शिवाय की आंख धूप की वजह से खुली। वो कसमसाते हुए दूसरी तरफ पलटा और सोने ही वाला था, तभी उसकी नाक किसी सॉफ्ट चीज से टकराई और उसकी नाक में एक प्यारी सी खुशबू घुलने लगी। उसे सूंघते ही शिवाय के होठों पर भी एक मासूम सी मुस्कान तैर गई और उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। शिवाय को वो हादसा याद आने लगा। उसने झट से आंखें खोलकर देखा तो सामने कुछ अजीब सी चीज थी। वो थोड़ा पीछे हुआ तो सामने की चीजें क्लियर होने लगी और वो चौंक गया। उसने देखा कि वो आर्या की गर्दन में अपना मुंह छिपाए सो रहा था। उसने उसे बिल्कुल वैसे ही पकड़ा हुआ था जैसे वो अपने बेटे शिवांश को पकड़ता था और उसका बेटा आर्या की दूसरी तरफ सो रहा था। शिवाय ने धीरे से अपना हाथ शिवांश के हाथों के ऊपर से उठाया और आर्या के ऊपर से अपना पैर भी धीरे से हटाया और उठकर जा ही रहा था कि अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो आर्या और शिवांश के ऊपर गिरने ही वाला था कि उसने अपने दोनों हाथों के सहारे खुद को संभाल लिया। उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली। वो आर्या के ऊपर गिरने से बच गया है, ये सोचकर उसने चैन की सांस ली, पर उसकी तेज चल रही
सांसों को महसूस कर आर्या अंगड़ाई लेने लगी। ये देख शिवाय अपनी जगह पर जम गया था। तभी आर्या की आंखें धीरे धीरे खुली और अचानक ही बड़ी हो गई। शिवाय को आर्या की शक्ल देखकर पता चल गया था कि वो अब अपनी पूरी ताकत से चिल्लाने वाली है। इससे पहले आर्या कुछ बोल पाती, शिवाय ने हड़बड़ाहट में उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। आर्या की आंखें और फैल गई। उसने अपने हाथ हिलाने चाहे और शिवाय के हाथ पहले ही आर्या की कलाई को अपने कब्जे में ले चुके थे। आर्या की आंखें गुस्से से भर गई। शिवाय की आंखें भी उसके गुस्से से लाल आंखों पर ही थी। शिवाय भी उसे आंखों से शिवांश की तरफ इशारा करने लगा। पहले तो आर्या की आंखें उस पर ही थी, लेकिन फिर आर्या ने कुछ सोचकर आंखें घुमाकर देखा जहां शिवांश मासूमियत से उससे चिपककर सो रहा था। उसे देखकर उसकी आंखों का गुस्सा पल में गायब हो गया। शिवाय ने जब उसकी आंखों का गुस्सा कम होते देखा तो वो धीरे से पीछे होकर बोला, तुम्हें चिल्लाने के अलावा कुछ आता भी है? शिवाय की आवाज सुनकर आर्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो उसके कान में धीरे से बोला, ये गुस्सा ना अपने पास रखो, समझी? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? मैंने तुम्हें किस किया इस बात का? पर शायद तुम भूल रही हो कि तुम पहले भी 2 बार मेरे करीब आ चुकी हो। एक बार की कीमत तो तुम्हें मिल चुकी है और दूसरी बार की भी जल्द ही मिल जाएगी। बस अब खुश? तुम जैसी लड़कियों की वजह से लड़के बदनाम होते हैं। ये कहते हुए शिवाय उठा और कमरे से बाहर चला गया। आर्या अब भी समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी ये आदमी क्या कहकर गया है, और जैसे ही उसे समझ आया वो गुस्से से भर गई। उसने धीरे से शिवांश को अपने ऊपर से हटाया और खुद भी शिवाय के पीछे चली गई। बालकनी में शिवाय सिगरेट के कश ले रहा था। तभी आर्या उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। शिवाय ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, पर आर्या उसे अपनी तरफ कर बोली, तुमने अभी अभी कहा कि एक बार की कीमत तुम्हें मिल चुकी है, इसका क्या मतलब है? शिवाय ने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंक दी और हाथ बांधकर पीछे दीवार से टेक लगाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आर्या उसके घूरने से इरिटेट हो रही थी। वो बोली, कुछ बोलोगे भी? शिवाय आराम से बोला, मेरे सामने ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। आर्या की भौहें तन गई। वो उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोली, तुम सब जानते हो? आर्या को लग रहा था कि शिवाय जानता है कि शिवांश उसका ही बेटा है। शिवाय अपनी जेब में हाथ डालते हुए बोला, बिल्कुल मुझे सब पता है कि कैसे 5 साल पहले जब मैं तुम्हें ढूंढने वापस आया था तो तब तुम वहां से जानबूझकर भाग गई थी, क्योंकि तुम्हें लगा कि उस वक्त तुम मुझसे ज्यादा पैसे नहीं ऐंठ पाओगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? इस बार शिवाय की आवाज में गुस्सा, नफरत और घिन सब दिखाई दे रही थी। आर्या को ये सुनकर कुछ ठीक लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि शिवाय कहना क्या चाहता था। वो एक कदम आगे बढ़ी और शिवाय की आंखों में आंखें डालकर बोली, जो कहना है साफ साफ कहो। शिवाय को आर्या का ये घमंड पसंद नहीं आया। उसने उसे कंधे से पकड़ते हुए अपने चेहरे के बराबर लाकर गुस्से से कहा, क्यों, तुम्हें अभी भी याद नहीं आया जब तुम्हें दीव ने ये सब भूल जाने के लिए 50 लाख रुपए दिए थे? तुम्हें पता है जब तुम मुझे वहां नहीं मिली तो मुझे कैसा लगा था? मन कर रहा था गोली मार दूं खुद को। कितने गिल्ट में था मैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इसका। मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, ये सोच सोचकर मैं मरा जा रहा था। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं तुम्हें ढूंढने निकला था, पर तुम मुझे नहीं मिली। फिर एक दिन दीव मेरे पास आकर बोली कि उसे सब पता चल गया है, उसने तुम्हें ढूंढ भी लिया है और तुमने उससे 50 लाख रुपए मांगे हैं ये सब भूल जाने के लिए। शायद वो रुपए खत्म हो गए होंगे, इसलिए तुम अब ये सब नाटक कर रही हो, है ना? बताओ कितने पैसे और चाहिए तुम्हें? शिवाय ने आर्या को छोड़ा और अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगा। वहीं आर्या ये सब सुनकर शॉक्ड खड़ी थी। ये बात तो उसे अपने पिछले जन्म में भी पता नहीं थी, आज ही पता चली। पर फिर आर्या के होठों पर कुछ सोचते हुए मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देख शिवाय का गुस्सा और बढ़ गया। वो गुस्से से बोला, अब तुम्हें हंसी आ रही है? आर्या को किसी की बात सुनना पसंद नहीं था, और अगर वो गलत नहीं हो तो उसे एक्सप्लेन करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भले ही शिवाय ने अपनी बात कही हो, पर आर्या के अपने सवाल थे। वो गुस्से से बीच में बोली, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझे उस हादसे के 50 लाख रुपए दिए हैं? Am I right? शिवाय बोला, तो इतनी देर से मैं क्या फारसी में गाना गा रहा था? आर्या मुस्कुराते हुए बोली, और तुम्हें लगता है 50 लाख काफी है एक लड़की की इजाजत के बिना उसे छूने के लिए? चलो एक बार के लिए माना कि तुम्हें ड्रग्स दिए गए थे, पर इसमें मेरी क्या गलती थी? सो जाते ना किसी और के साथ उस पार्टी में। वहाँ तो कई लड़कियां होंगी जो तुम्हारे लायक होंगी, स्टेटस की होंगी, मेरे जैसी पैसों के पीछे पागल नहीं होंगी। किसने कहा था तुम्हें उस जंगल में जाने के लिए? अपने घर नहीं जा सकते थे? पता भी है तुम्हें उसके बाद या तब मेरे साथ क्या हो रहा था? नहीं ना, दीव ने कह दिया और तुमने मान लिया। डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी, तुम आखिर यहाँ तक पहुंचे कैसे? तुम्हारे पास तो अक्ल नाम की कोई चीज है ही नहीं। पता नहीं कैसे तुम डॉक्टर बन गए। अपनी भड़ास निकालने के बाद आर्या दनदनाती हुई वापस कमरे में चली गई और वो गुस्से से अपने पैर पटकते हुए खुद से बोली, इन सबको मेरी ही लाइफ में फेंकना जरूरी था भगवान जी। पता नहीं इस बेवकूफ शिवाय ने किसे 50 लाख का चेक दिया होगा। शिवाय का वो 50 लाख का चेक सच में किसके पास गया था? क्या आर्या सच का पता लगा पाएगी? समा की ऐसी कौन सी सच्चाई थी जो वाहिद जानती थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी पॉकेट FM पर। शिवाय ने वो 50 लाख का चेक आखिर किसे दिया होगा? आर्या ये सोचते हुए झट से बेड से खड़ी होते हुए बोली, जिसे भी दिया हो, ये कमीना खुद को समझता क्या है? ये मुझे पैसे देगा और मैं चुपचाप पैसे लेकर चलती बनूंगी। वो पैसे मैं इसके मुंह पर न मार दूं। साला कमीना, इसकी तो और उसकी वो चमची दीव, उसे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। अचानक से उसे कल शिवाय की कही बात याद आई। उसने झट से टीवी ऑन किया, पर टीवी में सब नॉर्मल ही तो था। उसने अपना फोन ढूंढा, पर वो नहीं था। आर्या को कुछ गलत होने का अंदाजा हुआ। उसने तुरंत वाही को फोन लगा दिया, पर वाही ने फोन नहीं उठाया। आर्या फोन बेड पर फेंक कर बैठ गई। तभी किसी ने उसके गले में अपनी बाहें डाली और एक प्यारी सी आवाज आर्या के कान में पड़ी, गुड मॉर्निंग मम्मी।
आर्या के परेशान चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो शिवांश को अपने पेट पर लिए उठकर कमरे से बाहर जाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, तुम अभी भी मुझे मम्मी बोल रहे हो, क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? शिवांश प्यार से बोला, क्योंकि मुझे मम्मा से अच्छा मम्मी लग रहा है इसलिए। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? आर्या चलते हुए एक हाथ से उसके गालों को सहलाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, मुझे पसंद है। शिवांश खुश होकर अपनी माँ के गालों पर किस करते हुए बोला, मम्मा आप कितनी अच्छी हो, आई लव यू सो सो मच। आर्या चलते हुए कॉरिडोर की ओर ना जाकर दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोली, शिवू मुझे आपसे सॉरी कहना है, मैंने आपसे पहले अच्छे से बात नहीं की ना, आई एम सॉरी बेबी। शिवांश खुशी से बोला, इट्स ओके मम्मा, शिवू ने आपको माफ किया, पर मेरी एक बात आपको माननी पड़ेगी। अब तक आर्या और शिवांश नीचे गार्डन में पहुंच गए थे। आर्या शिवांश को नीचे उतारते हुए बोली, ठीक है मम्मा आपकी सब बात मानेगी, आप बताओ। शिवांश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसका ये लुक देखकर आर्या को उसमें सेकंड शिवाय दिखने लगा। जब शिवाय कुछ गलत करने की सोच रहा हो जो उसे मना किया गया हो, तब वो कुछ इसी तरह दिखता है। आर्या उसे वॉर्न करते हुए बोली, शिवू कुछ ऐसा वैसा मत बोलना। शिवांश ये सुन निराश हो गया। फिर वो अपनी आवाज में थोड़ा प्यार और थोड़ा एटीट्यूड घोलते हुए बोला, मम्मी आपने हाँ कह दिया है, अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। शिवांश की टोन सुनकर आर्या का मुंह खुला का खुला रह गया। ये छोटा सा पिद्दी भर का लड़का इतनी मैनिपुलेटिंग आवाज में कैसे बोल सकता है? वो तो शिवांश को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। ये तो कुछ ज्यादा ही चालाक है। आर्या ने बेबस होकर अपना सिर हाँ में हिला दिया तो शिवांश पूरी जगह को गौर से देखते हुए बोला, मामा हम कहाँ हैं? आर्या ने अब जाकर जगह पर ध्यान दिया। उसने पूरी जगह को देखा तो उसके ठीक पीछे एक बड़ी सी हवेली थी। उसने हैरानी से अपने चारों तरफ देखा और सोचा कि सच वो कहाँ थे। कुछ देर उस जगह को ध्यान से देखने के बाद आर्या के दिमाग में अपने पिछले जन्म की कुछ यादें फ्लैश होने लगी। वो शिवांश से बोली, शिवू ये ओल्ड माहेश्वरी महल है, पहले सभी यहीं रहते थे, पर तब यहाँ इतना सब कुछ नहीं था। यहाँ पर से तो सड़क भी नहीं जाती थी, इसलिए सब यहाँ से दिल्ली की सबसे अच्छी जगह पर शिफ्ट हो गए। शिवांश ने महल को देखते हुए पूछा, मम्मा मैं इसे क्या कहूँ? आर्या ने उस बड़े से आलिशान घर को देखा जो शायद कुछ समय पहले ही रिनोवेट हुआ था, जिसकी वजह से वो और भी खूबसूरत लग रहा था। आर्या ने सोचा कि क्यों ना इसी घर से वो अपने और अपने बेटे के रिश्ते की शुरुआत करें। इसलिए वो शिवांश से बोली, ये हमारा घर है, तुम्हारा और मेरा। शिवांश मासूमियत से बोला, मम्मी डैडी का? आर्या अपने बेटे को अपने जवाब से मायूस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बोली, ये घर तो पापा का ही है ना, तो वो तो रहेंगे ही। अब तुम ये सब छोड़ो और अपनी वो बात बताओ जो मुझे माननी है। आर्या उसका ध्यान भटकाते हुए बोली। शिवांश ने पूरे बगीचे को अच्छे से देखा तो उसकी नजर पास में पड़े पानी के पाइप पर पड़ी, जिससे वहाँ जमीन पर कीचड़ जमा हो गया था। शिवांश खुशी से उस तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मम्मा मुझे पानी के साथ खेलना है, पापा मुझे हमेशा पानी खेलने से मना करते हैं। आर्या थोड़ा हिचकिचाहट से बोली, लेकिन शिवांश गुस्से से दूसरी तरफ पलट कर अपने हाथ बांधकर बोला, मम्मा शिवू को पसंद नहीं करती, वो मेरी एक विश भी पूरी नहीं करती। आर्या ने बेबस होकर अपने सामने खड़े इस शैतान बच्चे को देखा। शिवांश ने चुपके से अपनी नजर घुमाकर आर्या की तरफ देखा तो पाया कि आर्या वहाँ नहीं थी। उसने पूरा सिर घुमाकर देखा पर आर्या उसे कहीं नहीं दिखी। तभी शिवांश पर पानी की बूंदें पड़ी। शिवांश ने हैरान होकर उस तरफ देखा, वहाँ आर्या अपने हाथ में पाइप लिए खड़ी थी। आर्या पाइप पर उंगली रखते हुए बोली, तुम तो इतने से डर गए? कहते हुए आर्या ने पाइप को शिवांश की तरफ मोड़ दिया। शिवांश खुशी से चिल्लाता हुआ दूसरी तरफ भागा और उसने भी दूसरा पाइप उठा लिया और आर्या पर पानी डालते हुए बोला, मामा मैं शिवू हूँ, शिवू आप मुझे हरा नहीं सकती। आर्या उससे बचकर उसे भिगाने की कोशिश करते हुए बोली, बच्चों मैं भी तुम्हारी मम्मा हूँ, तुम्हें हरा तो नहीं पर भिगा जरूर सकती हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे। पूरा बगीचा जिसे अभी कुछ देर पहले माली साफ करके गए थे फिर से वैसा ही हो गया। चारों तरफ पानी था। शिवाय करण से बात करते हुए गार्डन की तरफ ही आ रहा था जब उसकी नजर पानी के फव्वारे पर पड़ी जो उसकी तरफ बढ़ ही रही थी। शिवाय ने तुरंत करण को अपने आगे कर दिया जिससे करण पूरा भीग गया। करण को आगे करने के चक्कर में शिवाय लड़खड़ाकर कीचड़ में गिर गया। उसके गिरने की आवाज से सभी ने उस तरफ देखा। शिवाय को गिरा देखकर चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया। उस सन्नाटे को चीरते हुए आर्या खिलखिलाकर अपने मुंह को कवर कर हंसने लगे। सभी की नजर अभी आर्या पर ही थी। अब तक वहाँ के सर्वेंट्स भी बाहर आ गए थे लेकिन उन सब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई शिवाय पर हंस सके। सभी आर्या को देखकर हैरान थे कि उनकी लेडी बॉस में उनके बॉस पर हंसने की हिम्मत थी। आर्या से जब हंसी रुक नहीं पाई तो वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगी और हंसते हुए बीच बीच में शिवाय को सॉरी भी बोल रही थी। आर्या को हंसते देख शिवांश से भी रहा नहीं गया और वो भी हंसने लगा। करण को हंसी तो बहुत आ रही थी पर उसने अपने होठों को एक दूसरे से कसकर चिपका रखा था जिससे वो गलती से भी हंस ना पाए। आखिर वो इसका अंजाम भी जानता था और अभी वो उसे अफोर्ड नहीं करना चाहता था। आर्या शिवाय की तरफ पॉइंट करते हुए अपनी हंसी जैसे तैसे रोक कर बोली, ऐसा ही होता है जो लोग खुद को कुछ ज्यादा ही प्रेशियस समझते हैं। अगर तुम अपनी पहली वाली जगह से नहीं हटते तो तुम्हें सिर्फ पानी नसीब होता, पर अब। कहते हुए आर्या फिर से हंसने लगी। वहीं शिवाय के चेहरे पर कोई भी भाव ना देखकर करण अपने मन में बोला, अरे लेडी बॉस चुप हो जाइए, नहीं तो इस आदमी को जानती नहीं आप। ये सिर्फ दुनिया के लिए ही सफेद सूट पहना डॉक्टर है, नहीं तो हम ही जानते हैं कितने महान काम किए हैं इन्होंने। शिवाय चुपचाप आराम से खड़ा हुआ और हंसती हुई आर्या को देखकर बोला, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? कैसा हो अगर तुम भी इसी पानी के साथ खेलो? इतना सुनकर
आर्या की मुस्कान गायब हो गई। उसने शिवाय को देखा जिसके नए कपड़े अब कीचड़ से सने हुए थे और उसके कदम आर्या की तरफ बढ़ रहे थे। आर्या पीछे की तरफ भागते हुए बोली, पहले पकड़ कर तो दिखाओ डॉक्टर शिवाय माहेश्वरी। आर्या फिर से हंसते हुए वहाँ से भाग गई। उसके भागते ही शिवाय भी उसके पीछे दौड़ते हुए बोला, तुम तो गई, तुम्हें तो अब मैं पकड़ कर ही रहूंगा। वो दोनों भागते भागते पूरे बगीचे का सत्यानाश करने लगे। कभी बेंच पर चढ़ते तो कभी फूलों के बीच दौड़ते। करण सभी सर्वेंट्स को वापस भेजकर शिवांश के पास आया। शिवांश तो अपनी मम्मी को चीयर करने में बिजी था। गो मम्मा गो, आप पापा के हाथ मत आना, गो मम्मा गो। करण उसके बगल में बैठकर उससे बोला, लिटिल बॉस आप अपने पापा के लिए भी तो चीयर करो। करण की बात सुनकर शिवांश ने उसे घूर कर देखा और बोला, आप क्यों नहीं कर रहे मेरी मम्मा के लिए चीयर, आप तो उनके बॉस हो ना। करण हैरान होकर उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, आपको कैसे पता कि मैं आपकी मम्मा का बॉस हूँ। शिवांश अपनी पीटी उषा बनी मम्मी को देखते हुए बोला, मैंने उनके पास फोटो देखा था जहाँ मम्मा ने मासी को गले लगा रखा था और मासी ने आपका गला पकड़ रखा था और आप मर रहे थे। तब मैंने मम्मी से पूछा था कि ये तो आप हो और आप उनके साथ कैसे हो। तब उन्होंने बताया था कि आप उनके बॉस हो, सीक्रेट वाले। करण कंफ्यूजन में बोला, मासी कौन? शिवांश अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोला, अरे वही जो मम्मा के साथ थी हॉस्पिटल में। करण अंदाजा लगाकर बोला, वाही? शिवांश बोला, हाँ वाही। कहते हुए शिवांश बैठे बैठे ही पीछे खिसकने लगा, फिर दौड़कर पीछे चला गया। करण शिवांश को खुद से दूर जाते देख उससे बोला, क्या हुआ तुम? उसके इतना कहते ही आर्या ने ठंडे पानी से भरा बकेट करण पर उड़ेल दिया। फिर उसके इर्द गिर्द भागते हुए बोली, मेरा दोस्त होकर तूने इस डॉक्टर का साथ दिया था तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर शिवांश को मेरे बारे में तूने एक और बार कुछ गलत कहा ना तो देख लियो तेरी इज्जत भी पूरी दुनिया के सामने होगी। तभी शिवाय भी करण की दूसरी तरफ से आर्या को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, वो मेरा असिस्टेंट है, उसे भड़काने की कोशिश भी मत करना और गलती तुम्हारी थी, उसकी नहीं। आर्या बचते हुए बोली, फिर भी ये मेरा दोस्त था। कहते हुए उसने करण के पैर पर एक लात मारी जिससे करण लड़खड़ाकर थोड़ा झुक गया। आर्या दूसरी तरफ भागते हुए बोली, तू तो कभी असिस्टेंट करण बनकर मेरे हाथ लग मत जाइयो, फिर तू जानता है तेरी क्या हालत होगी। साथ में वो वाही को भी बुला ही लूंगी, उसने भी कब से तुझ पर हाथ साफ नहीं किया है। आर्या दौड़कर उसी कमरे में गई जहां वो थी। उसके बाद तुरंत ही उसने रूम का डोर लॉक कर दिया। उसने अपनी फूलती सांसों को कंट्रोल किया और जमीन पर बैठ गई। उसके सामने एक पानी की बोतल आई। आर्या ने थैंक यू बोलकर वो बोतल एक सांस में गटक ली। शिवांश उसके बगल में अपने हाथ अपनी गोद में रखकर बैठ गया और खुशी से बोला, वाओ मम्मा, आपको तो पापा पकड़ ही नहीं पाए। आर्या के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने शिवांश के माथे पर किस किया और उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए बोली, थैंक यू भगवान जी। शिवू को देखते देखते आर्या की आंखें भर आई। उसका बेटा, उसकी दुनिया कितनी प्यारी थी, उसकी छोटी सी 16 kg की दुनिया। शिवांश उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मम्मा अब रो क्यों रहे हो, शिवू ने कुछ गलत कहा क्या? आर्या ने उसे गले लगा लिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं बेटू, आप तो मम्मा की जान हो, आप कैसे मम्मा को नाराज कर सकते हो। चलो, अभी तक आपने ये कपड़े भी नहीं बदले हैं, मम्मा आपके कपड़े चेंज कर देगी। कहते हुए आर्या शिवांश को वॉशरूम में लेकर चली गई। दूसरी तरफ शिवाय अपने कपड़े बदलकर सोफे पर बैठा करण को देख रहा था। सामने करण सर झुकाकर खड़ा था। शिवाय टेबल से कॉफी का कप उठाकर होठों से लगाते हुए बोला, तो तुम कह रहे हो कि ये वीडियोस आर्या ने इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया था। करण ने सर उठाकर शिवाय को देखा, जहां शिवाय की तीखी भूरी आंखों में कुछ अलग से सवाल करण को दिख रहे थे। ठीक ऐसी ही सिचुएशन कुछ समय पहले भी आई थी, लेकिन तब करण के पास शिवाय के सवालों का जवाब नहीं था। वही सवाल आज फिर से उसे शिवाय की आंखों में दिख रहे थे, जिनका जवाब आज उसके पास था। वो धीमी आवाज में बोला, बॉस मैंने पूरी छानबीन कर ली है, यहाँ कहीं भी लेडी बॉस शामिल नहीं है। जब ये सब इंटरनेट पर अपलोड हुआ तब वो आपके साथ थी। आप ये भी जानते हैं कि उससे पहले वो कहाँ थी। शिवाय ने घूरकर उसे देखा और बोला, कहीं तुम उसे बचाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हो ना, अभी तुम मेरे असिस्टेंट हो। आखिर इंटरनेट पर वो वीडियो किसने अपलोड किया? इंटरनेट पर जब वीडियो अपलोड हुआ तब शिवाय के पास आने से पहले आर्या कहाँ थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी पॉकेट FM पर।